Hello viewers, a very warm welcome to all of you to Infinity Vision, and today we are going to discuss JEE Mains second shift paper of 31st Jan. So let's start with our discussion. First question is, a light string passing over a smooth fixed pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of the masses is. So ये एक सिंपल प्रॉब्लम है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक पुली है हमारे पास और दो मासेस इस स्मूथ पुली के ऊपर से मूव करके जा रहे हैं. तो हम जानते हैं कि ये सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम है. इसका एक्सेलरेशन हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस. दिस वुड बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इक्वेशंस को सोल्व करोगे सो एक्सेलरेशन विल बी दिस. और यहाँ पर अगर हम मान रहे डेट m1 इज ग्रेटर देन m2, सो m1 वाला मास नीचे जाएगा, m2 वाला मास ऊपर आएगा और एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g. और ये एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज g बाई 8. सो वी आर गिवन डेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. This is equal to g by 8. So it means that 8 m1 minus 8 m2, this is equal to m1 plus m2. और यहाँ से हमारे पास होगा डेट 7 m1, this is equal to 9 m2. So अगर हम यहाँ से m1 by m2 का रेशो देखेंगे, m1 by m2 is 7 by 9 और m2 by m1 is m1 by m2 is 9 by 7, which is our option 1. Okay, so let us now move on to next question. The next question is, a uniform magnetic field of 2 into 10 to the power minus 3 Tesla is along the positive y direction, and we are having a rectangular loop of side 20 by 10 centimeter with current of 5 ampere, and this is along the YZ plane. The current in this loop is in the anti-clockwise sense with reference to the negative x-axis. So we have to find the magnitude and direction of the torque. ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप, उसके अंदर करंट दिया हुआ है, उसका ओरिएंटेशन सब कुछ हमें दिया हुआ है. सो एक बार हम सिचुएशन को देखते हैं. अलोंग द वाई डायरेक्शन वी आर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड. इसके अंदर दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास है. सो लेट अस टेक दैट दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज अवर जेड डायरेक्शन. और यहाँ पर हम कह रहे हैं दैट द करंट लूप इज अलोंग दी, it is in the YZ plane. So जो current loop है हमारे पास, current loop, this is in the YZ plane. So this is our current loop. और यहाँ पर कह रहे हैं that the current is in the anti-clockwise sense with respect to the negative x-axis. So if we use our right hand thumb को अगर हम point करेंगे negative x-axis की direction में, so direction of current will be like this. Okay, so दिस रेक्टेंगुलर लूप, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा हमारे पास इस डायरेक्शन में. और यहाँ पर करंट का हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, द करंट इज 5 एम्पियर. सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज इक्वल टू आई इंटू एरिया ऑफ दिस लूप. द करंट इज 5 एम्पियर और डायमेंशन हमें इस लूप का दिया हुआ है, दिस इज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. सो एरिया हमारे पास हो गया, दिस इज 0.2 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर. और इसकी डायरेक्शन है, दिस इज अलॉन्ग दी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो माइनस आई कैप. सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 बाई 100, सो दिस इज 1 बाई 10 माइनस आई कैप. हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड इज, दिस इज 0.1. और मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला एंड इट इज अलोंग द वाई डायरेक्शन. टॉर्क हमारे पास होती है, टॉर्क दिस इज इक्वल टू m क्रॉस b. सो मैग्नेटिक फील्ड इज, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस. मैग्नेटिक मोमेंट ये है हमारे पास, दिस इज 1 बाई 10 एंड वी आर हैविंग माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप. मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर
और मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर. सो यहाँ से हमारे पास आएगा दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻4 I क्रॉस j इज k, और एक माइनस साइन यहाँ पर है, सो दिस इज अलॉन्ग दी माइनस k कैप डायरेक्शन. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, एंड दिस इज अवर second option. Okay, it is 2 into 10⁻⁻4 along the negative z direction. Let us now move on to the next question. And this question says that the measured value of the length of a simple pendulum is 20 centimeter with 2 millimeter accuracy. The time for 50 oscillation was measured to be 40 seconds with 1 second resolution. And from these measurements, the accuracy in the measurement of acceleration due to gravity is n%. We have to find the value of n. So how we can proceed with this question? देखो यहाँ पर सीधा सीधा हमसे पूछा कि परसेंटेज एरर g के अंदर क्या होगा. We know that time period this is given by 2 pi under root of L by g. और यहाँ से हम g को निकाल सकते हैं. So we are having that t square this is equal to 4 pi square L by g. So it means that g this is equal to 4 pi square L by t square. So from this equation हमारे पास है that fractional error in g this should be equal to 4 pi square is this is a number, इसके अंदर कोई error नहीं होगा. Length के अंदर fractional error is given to us delta L by L, और इसी तरीके से टाइम पीरियड के अंदर द फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा t by t. इसको हम पूरी इक्वेशन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस वुड बी परसेंटेज एरर. अब यहाँ पर दिया हुआ है डेट डेल्टा एल बाई एल दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल इज 2 millimeter and length is 20 centimeter. So 20 centimeter is basically over 200 mm. So delta L by L is it is 20 by 2 by 200. और हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं डेल्टा टी बाई टी. देखो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या होगा, टाइम पीरियड दिस वुड बी इक्वल टू जो हमने टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स ली है, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड टाइम टेकन फॉर दोज रीडिंग्स. इफ टी इज द टाइम टेकन फॉर टेकिंग एन रीडिंग्स, सो टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा दिस इज सिंपली एन बाई सॉरी इट वुड बी सिंपली टी बाई एन. टी इज द टोटल टाइम टेकन फॉर n रीडिंग्स. और यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेट डेल्टा टी बाई टी दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बाई स्मॉल टी. और ये चीज़ हमको दे रखी है कि टाइम के अंदर जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन इज ऑफ 1 सेकेंड, और हमने यहाँ पर टोटल टाइम जो मेजर किया है फॉर 50 ऑसिलेशंस, एन की वैल्यू है 50, टोटल टाइम टेकन फॉर 50 ऑसिलेशन इज 40 सेकेंड. सो डेल्टा टी बाई टी दिस इज इक्वल टू 1/40. अब ये सब हम यहाँ पर पुट करेंगे, देन वी आर हैविंग दैट डेल्टा जी बाई जी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इज 2/200. सो दिस इज 1/100 प्लस 2 into delta t by t this is 1/40. So this is 1/40 and we are having that this is 1/20 और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास दिस इज 1/100 प्लस 5/100. therefore we are having that delta g by g this is equal to 6/100. और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर इन जी. So that will be 6%. So the correct answer is third option. Let us now move on to the next question. It says that force between 2 point charges Q1 and Q2 placed in vacuum at r centimeter apart is F. Force between them when placed in a medium having dielectric constant K at a separation of r by 5, what will be the force? So let us see how we can solve this question. हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 एंड Q2. एक बार ये चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम के अंदर, सो इनके बीच में जो फोर्स होगी डेट फोर्स वुड बी इक्वल टू दिस इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. और यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमें इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि फोर्स इन एनी मीडियम दिस वुड बी गिवन बाय दिस वेयर K इज इक्वल टू दिस इज 1/4 पाई epsilon naught and K is the dielectric constant.
सो इन दो केसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं. वी कैन हैव दैट F vacuum upon F medium, this will be equal to, so we know that force is proportional to, यहाँ पर हमें चार्जेस सेम है, K की वैल्यू सेम है, so force we know that this is inversely proportional to dielectric constant and 1 by R square. So this would be equal to K of medium upon K of vacuum into, this would be separation in medium upon separation in vacuum square of this. और ये हमको दे रखा है that the dielectric medium of the dielectric constant of the medium is 5. For the vacuum this would be 1. जो separation है medium के अंदर this is R by 5 and separation in the vacuum this is R. So यहाँ से हमारे पास बचेगा that this is equal to 5 by 25 which is 1 by 5. So force in the medium, this would be equal to 5 times the force in the vacuum. So the correct answer is the force would be 5 times the force inside the vacuum. Okay, एक simple problem थी. Let us now move on to the next question. It says that an AC voltage V equal to 20 sine 200 pi t is applied to a series LCR circuit which drives a current 10 psi 200 pi t plus pi by 3. So we have to find the average power dissipated in the circuit. We know that average power dissipated, this is given by the formula for the average power, this will be equal to V into I into cos phi, where cos phi is the power factor of the circuit. और यहाँ पर power factor है क्या? Power factor is given to us as pi by 3. Okay, and this value is basically, this is VRMS, IRMS into cos phi. So the RMS value of the voltage, this is 20 by root 2. The RMS value of the current, this is 10 by root 2. And we are having cos of pi by 3. This is cos 60. Cos 60 is half. So we are having, this is 200 upon 2 into 1 by 2. So this will be equal to 50 watt. So the average power delivered in this circuit is 50 watt. एक simple formula substitution problem थी. Let us now see the next question. It says that when unpolarized light is incident at an angle of 60 degree on a transparent medium from air, the reflected ray is completely polarized. The angle of refraction in the medium is. So हमारे पास एक light ray incident हो रही है 60 degree के angle of incidence पे, and it is, the reflected ray is completely polarized. So यहाँ पर Brewster law apply होगा. We are having the interface. इस interface पर light incident हुई at an angle of incidence which is given to us as, ये angle हमको दे रखा है, this is 60 degree. And the reflected light is completely polarized. So this will also be 60 degree. Now the Brewster law हमें कहता है कि जो इस केस के अंदर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो रिफ्रैक्टेड रे के बीच उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. और ये हमें कह रहे हैं कि आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ इस मीडियम के अंदर. सो हमें ये वाला एंगल बताना है. सो दिस एंगल वुड बी, दिस इज 90, दिस इज 60, 150. तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री. ब्रेस्टर लॉ यही कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे दिस इज पोलराइज्ड, इसका रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा. ओके, सो उसका यूज करके वी आर हैविंग दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, विच इज अवर ऑप्शन 1. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is about the speed of sound. The speed of sound in oxygen at standard temperature pressure will be approximately. Data हमको दिया हुआ है, गामा की वैल्यू this is 1.4, R की वैल्यू दी हुई है. Let us see how we can solve this problem. So they are saying oxygen. Oxygen gas के अंदर में speed निकालनी है, and for the oxygen gas we know it is a diatomic gas. So the degree of freedom for the diatomic gas, this is equal to 5. So the speed of sound, this would be given by gamma R T by M. So we can put all the values. Value of gamma, this is given to us 1.4. और अगर नहीं भी दी होती तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल सकते थे. गामा की वैल्यू होती दिस इज F plus 2 by F,
5 plus 2, 7 by 5, which would be 1.4. So this is 1.4. Value of R is 8.3. Temperature is, we are having the standard temperature, which is 0 degrees, so that would be 273 Kelvin. And in denominator, we are having the molar mass. So for the oxygen, the mass would be 32 grams for 1 mole, and we will convert this into kg. Okay, when we will solve this, we are going to get 314.8 meter per second. Okay, so upon solving this, we will get this value 314.8 meter per second. Although no option is matching 314.8, but the closest one is option first, which is 310 meter per second. So here, if we are going to mark, we will mark the option 1. Calculation यहाँ पर यही होगी, यही इसके अंदर होना है. Okay, so let us now move on to the next question. Question number 8, it says that a gas mixture consists of 8 moles of argon, 6 moles of oxygen at temperature T. So we have to neglect all the vibrational modes. The total internal energy of the system is. So अगर हम यहाँ पर सारे के सारे vibrational modes को ignore भी कर दे, we know that the energy of a gas is given by F by 2 nRT, जहाँ पर F है हमारे पास degree of freedom. सबसे पहले हमको दिया हुआ है argon. For argon, degree of freedom, argon is monatomic gas, degree of freedom is 3. The next gas is oxygen. For oxygen, degree of freedom, it is a diatomic gas, degree of freedom is 5. So यहाँ पर हमें निकालना है, we have to find the total internal energy of the system. So total internal energy, that would be equal to internal energy of argon plus internal energy of oxygen. Argon के लिए degree of freedom is 3 by 2. Number of moles are 8 R into T, plus for the oxygen, degree of freedom is 5. This is 5 by 2. Number of moles are 6 into R T. So here we are having this is equal to 12 RT plus 15 RT. This is equal to 27 RT. So it is our option 3. The correct answer is 27 RT. Let us now move on to the next question. It says that the resistance per centimeter of a meter bridge wire is R. If with X ohm resistance in the left gap, balancing length from the left end is at 40 centimeter with 25 ohm resistance in the right gap. Now the wire is replaced by another wire which is having 2R resistance per centimeter. The new balancing length for the same setting will be at. So how we can solve this question, let us see. Situation हमको दी हुई है, we are having one resistance is here, one resistance is here, and the resistance in the right gap is 25 ohm. ठीक है, and this resistance is X ohm. और यहाँ पर है हमारे पास मीटर ब्रिज का वायर. इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इन द फर्स्ट केस हमको दिया हुआ है R. और हम यहाँ पर बैलेंसिंग अचीव कर रहे हैं. The balancing is like this. ये हमको दिया हुआ है, this is 40 centimeter from the left hand. So ये हमारे पास 40 centimeter है. If this is 40 centimeter, we know that this would be 60 centimeter. Okay, so यहाँ पर Wheatstone bridge वाली condition satisfy होंगे. और यहाँ पे हम देख सकते हैं that X upon resistance per unit length first case के अंदर दिया हुआ है, this is R. So that would be R into 40. And the second is, this would be 25 upon R into 60. Okay. So this is our first case, and in the second case, ये हमारे पास हो जाएगा that X, this is equal to 25 into 40 by 60. So this is equal to 100 by 6, or this is equal to 50 by 3 ohm. Now in the second case, they are saying that अगर हम second wire को इस wire को replace कर दे और यहाँ पर resistance per unit length ले ले 2R, so वहाँ पर जो condition satisfy करेगी, that would be X upon 2R into L1, and this would be equal to 25 upon 2R into L2. So यहाँ से हमारे पास आएगा that X upon 25, this is equal to L1 upon L2.
एंड x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, दिस इज 50/3, सो x इज 50/3 into 25, this is equal to L1 upon L2. So this is, we are having that 2L2, this is equal to 3L1. So 2L2 is equal to 3L1, that is L1 by L2 का रेशो हमारे पास आया 2/3, यहाँ पर L1 by L2 का रेशो इनिशियली हमारे पास था 2/3. अब मीटर ब्रिज के अंदर हम सेम लेंथ का वायर ही यूज़ करेंगे. सो यानी कि इस केस के अंदर भी जो हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 40 सेंटीमीटर पर. ओके, इन द बोथ केसेस द रेशो इज सेम 2/3. L1 by L2 is 2/3. फर्स्ट केस के अंदर भी L1 by L2 is 2/3. So balancing would be at 40 centimeter. Let us now move on to the next question. Question number 10, it says that statement 1 is given, electromagnetic waves carry energy as they travel through space, and this energy is equally shared by the electric and magnetic fields. Okay. Now the second statement is, when electromagnetic waves strike a surface, a pressure is exerted on the surface. Second statement is correct, and the statement 1 is also correct. Statement 1 is saying that electromagnetic waves carry energy as they travel through the space, and this energy is equally shared by electric and magnetic field. ये statement एकदम correct है. Okay, the energy is equally shared by the electric fields and the magnetic fields. So both the statements are correct here. So the correct answer is both statement 1 and statement 2 are correct. So the answer is option 2. Let us now move on to the next part. Question number 11, it says that in a photoelectric effect experiment, a light of frequency 1.5 times threshold frequency is made to fall on the surface of photosensitive material. Now if the frequency is halved and intensity is doubled, the number of photoelectrons emitted will be. Okay, so we are given that जो भी light हम use कर रहे हैं, the frequency of that light is, this is 1.5 times the threshold frequency. और सेकंड केस के अंदर हम कह रहे हैं इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ. अगर हम फ्रीक्वेंसी को अब हाफ कर दें इस वैल्यू का, सो दैट वुड बी 0.75 म्यू नॉट, और ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम. अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो वहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड दैट वुड बी 0. एक सिंपल प्रॉब्लम थी. ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12, it says that we are having a block of mass 5 kg that is placed on rough inclined surface as shown in the figure. Okay. If F1 is the force required to just move the block up the inclined plane, and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of magnitude of F1 minus magnitude of F2 is. Okay. So let us see this problem. यहाँ पर हमारे पास हमें जस्ट इसको प्रिवेंट करना है कि ये स्लाइड ना करे. तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और जो मैक्सिमम फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन की दैट वुड बी इक्वल टू म्यू mg. म्यू इज 0.1, मास है यहाँ पर दिस इज 5 kg, वैल्यू ऑफ g ये हम यूज कर सकते हैं 10, एंड वी वुड बी हैविंग cos थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, this is cos 30. Cos 30 is √3/2. So ये हमारे पास निकल कर आएगा, this is equal to 5√3/2 Newton. This is the maximum force of friction which the surface can offer. ठीक है. अब फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि F1 is the force required to just move the block up the inclined plane. अगर इस ब्लॉक को हमें F1 फोर्स को लगाकर ऊपर मूव कराना है तो यहाँ पर फिर फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा. ओके, फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इस डायरेक्शन में हमारे पास एक और फोर्स है विच इज द कंपोनेंट ऑफ वेट mg साइन थीटा. तो इस केस के अंदर हमारे पास हो जाएगा डेट F1 ये बराबर होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास the limiting value of friction is, हम इसको निकाल चुके हैं, प्लस the limiting value of friction. So this is equal to, मास दिया हुआ है हमको 5, g की वैल्यू हमारे पास 10, sin 30 is 1/2 प्लस
5√3/2। तो ये हमारे पास आया, दिस इज इक्वल टू 25 + 5√3/2 न्यूटन। ये हमारे पास वैल्यू होगी F1 की। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक और चीज समझनी होगी कि यहां पर हमको दिया हुआ है डेट द एंगल इज 30 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हो डेट tan थीटा tan 30 is 1/√3 and the value of mu is the coefficient of friction, this is 1/10. So 1/√3, we know that 1/√3 is greater than mu. The value of mu is 1/10. ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा इज ग्रेटर देन 1/√3। ये ब्लॉक अपने आप अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। ठीक, इसकी टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ स्लाइड करने की अगेंस्ट द फ्रिक्शन। सेकंड केस में हम कह रहे हैं दैट F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग। तो यानी कि सेकंड केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस इंक्लाइन सरफेस पर ये हमारा ब्लॉक है और इसको स्लाइडिंग प्रिवेंट करने के लिए आप यहां से एक फोर्स लगाओगे F2। ओके, इस डायरेक्शन में हमारे पास वेट का कंपोनेंट लगेगा, दिस इज mg sin थीटा, और फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर लगेगा विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इस केस के अंदर हमारे पास हो जाएगा डेट F2 प्लस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। So it means that F2, this is equal to minus the limiting value of friction. So this is equal to 25 minus 5√3/2 न्यूटन। ये वैल्यू है हमारे पास F2 की, और हमसे पूछा क्या, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ F2। सो F1 माइनस F2 अगर हम करेंगे then we are having this is F1 minus F2, इनके मैग्नीट्यूड को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ we will be getting this is 5√3 न्यूटन। सो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। सो इन दिस प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग द बोनस मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज 5√3 न्यूटन। ओके, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, सो दिस क्वेश्चन वुड बी अ बोनस। Let us now move on to the next question. हर पेपर में कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको बोनस मार्क्स मिले हैं। So question number 13 is, by what percentage will the illumination of the lamp decrease if the current drops by 20%? अगर करंट की वैल्यू 20% से ड्रॉप करेगी देन इल्यूमिनेशन किस अमाउंट से, किस परसेंटेज अमाउंट से यहाँ पर डिक्रीज करेगा। सो देखते हैं, वी नो डैट इल्यूमिनेशन रिलेटेड है कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, and we know that the power would be given by in terms of current, that would be I square R. So यहाँ पर जो इनिशियल पावर है, अगर इनिशियल करंट को हम माने I, so that would be I square R, and जो हमारे पास फाइनल पावर होगा, हम करंट कह रहे हैं करंट डिक्रीज करके 20% से, that means फाइनली करंट है हमारे पास 0.8 टाइम्स I, so that would be this time squares R, so this is 0.64 I square R. तो उन्होंने पूछा what would be percentage change in the illumination. So we are having, this would be P final minus P initial upon P initial into 100. ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। So this would be equal to P final is 0.64 times P initial minus P initial upon P initial into 100. So this is 0.36 into 100, so that would be 36%. यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि there is a decrease. Okay, so there would be a decrease of 36%. Let us now move on to the next question. क्वेश्चन नंबर 14 वेक्टर से क्वेश्चन आया है, और यहाँ पर हमसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं डेट
if two vectors A and B have equal magnitude r and these are inclined at an angle theta, okay, then इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? तो अगर दो इक्वल वेक्टर आपस में इंक्लाइंड होते हैं, सॉरी, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और वो इंक्लाइंड होते हैं एंगल थीटा पर, सो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर से पास करता है, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास होता है, दिस वुड बी 2r cos थीटा बाई 2। इसको हम इजीली देख भी सकते हैं किस तरीके से, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है, तो हम ले सकते हैं डेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये हमको दिया हुआ है r, सो हमारे पास होगा डेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दिस वुड बी गिवन बाय, दिस वुड बी r स्क्वायर प्लस 2ab 2r into cos theta, where theta is the angle between the two vectors। तो ये हमारे पास बचेगा, दिस इज 2r स्क्वायर 1 प्लस cos theta अंडर रूट ऑफ दिस, एंड 1 प्लस cos theta, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस वुड बी 2 cos square theta by 2 minus 1, सो ये बचेगा 2 cos square theta by 2, एंड वी आर हैविंग दैट 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 2r cos थीटा बाई 2। सो जो भी हमारे पास रिजल्टेंट है a प्लस बी का, दैट इज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, इस क्वेश्चन को आप सीधा सीधा मार्क भी कर सकते थे। अगर आपको ये रिजल्ट याद है, क्लास के अंदर हम बोलते हैं कि ये सीधा सीधा याद कर लो कि अगर दो बराबर वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनके बीच में कुछ एंगल आपको दे रखा है, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड सीधा सीधा होता है, दिस इज 2r cos थीटा बाई 2, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है हमारे पास r। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, and it says that the mass number of nucleus having radius equal to half of the radius of nucleus with mass number 192 is, okay, so the mass number of the nucleus जिसका radius है half of the radius of the nucleus, जिसका mass number हमको दे रखा है 192, so this is an easy problem, और यहाँ पे हम जानते हैं that we know that the radius of a nucleus, this is proportional to its mass number to the power 1 by 3, तो यहाँ से हमारे पास आएगा डेट r1 अपॉन r2, दिस शुड बी इक्वल टू a1 अपॉन a2 टू द पावर 1 by 3। सो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है डेट वी हैव टू फाइंड द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सो r1 दे रखा है, r1 इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, r2 यहाँ पर r, सो a1 हमें निकालना है, a2 इज गिवन टू अस एज दिस इज 192, a2 is given to us as 192, so this is 1 by 2 to the power 3, this is equal to a1 upon 192, ये हमारे पास हो जाएगा डेट 1 by 8, this is equal to a1 upon 192, so the value of a1 is 24, which is our option first। Okay, simple problem. Let us now move on to the next question. Question number 16, and it says that the mass of moon is 1 by 144 times the mass of a planet, and its diameter is 1 by 116 times the diameter of the planet. If escape velocity on the planet is v, then we have to find the escape velocity on the moon. एक प्लैनेट है, उसका मून दे रखा है, और दोनों के मासेस और साइज के बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें एस्केप वेलोसिटी पूछी है कि मून के ऊपर क्या होगी अगर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी है हमारे पास v। सो इस प्रॉब्लम को हम बड़े सिंपली कर सकते हैं, वी नो डैट द एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gm बाई r। ओके, सो यहाँ से सीधा सीधा हम जानते हैं डैट द एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड r, 2 is constant, g is universal gravitational constant, so we have that velocity, escape velocity on the planet upon escape velocity on moon, this will be equal to mass of the planet upon mass of the moon into this is radius of the moon upon radius of the planet। radius के साथ inverse relationship है, तो
तो यहाँ पर दिया हुआ है that the mass of the planet is, the mass of moon is 1/144 times the mass of the planet. So mass of the moon is 1/11144 times the mass of the planet, and the diameter is 1/16 times the diameter of the planet. So जो diameter के बीच में relation है वही radius के बीच में relation होगा. So radius of the moon is 1/16 times, this is 1/16 times the radius of the planet. So यहाँ से हमारे पास आ जाएगा that this is equal to 12/4. Okay, this is equal to 12/4. So this is 3. Escape velocity on the moon, this is equal to 1/3 times the escape velocity of the planet. So the answer is option first, which is v/3. Again एक simple problem थी. आगे बढ़ते हैं, next problem देखते हैं. The next question is, we are having a small spherical ball of radius r falling through a viscous medium of negligible density and which is having terminal velocity v. Okay. Another ball of the same mass but of radius 2r falling through the same viscous medium will have terminal velocity. So दो केसेस यहाँ पर दे रखे हैं और हमको सेकंड केस के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट केस का. यहाँ पे हमें एक चीज नोट करनी होगी that this fluid is having negligible density. This viscous medium is having negligible density, that is we have to ignore the buoyant force. यहाँ पर आप buoyant force को ignore करोगे. So अगर कोई v terminal velocity से move कर रहा है, we know that the viscous drag that would be given by 6 pi eta r v. V is the terminal velocity, r is the basically the size of the body, eta is coefficient of viscosity. So अब इस केस के अंदर होगा क्या, buoyant force तो है नहीं, so this force it is actually balancing the weight. This is equal to the weight of this body. Okay, so हम क्या कर रहे हैं that in the second case another ball of same mass दूसरी बॉल का यहाँ पर एकदम सेम है और बस उसका हमने साइज यहाँ पर चेंज कर दिया. So यहाँ से आप देख सकते हो that if mass is same, so we are having that r into v, this is basically a constant. Right hand side तो यहाँ पर fix हो जाएगी, r into v is constant. So we have that the radius is proportional to the velocity. So यहाँ से हमारे पास आएगा that r1 upon r2 this is equal to v2 upon v1. फर्स्ट केस के अंदर हमको रेडियस दिया हुआ है r, सेकंड केस के अंदर रेडियस है 2r. फर्स्ट केस के अंदर वेलोसिटी है हमारे पास v, सेकंड केस के अंदर हमको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है. सो सेकंड केस के अंदर जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट वुड बी इक्वल टू v/2, which is our option first. Okay, so the answer is option first. Let us now move on to the next question. The next question says that we are having a body of mass 2 kg which is moving under action of a time dependent force, and the force is given by 60 I cap plus 6 t square j cap. We have to find the power delivered by the force at time t. So power delivered by this force वो हमको निकालना है, and we know that the power delivered at any time t this would be given by f dot v. Force हमारे पास है तो हमको चाहिए velocity. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दिस वुड बी इक्वल टू f/m. मास हमको दे रखा है 2 kg, सो एक्सेलरेशन वुड बी दिस इज 3t I cap प्लस 6t स्क्वायर j cap. और मास से इसको डिवाइड करना है, सो मास से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये भी बचेगा, दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर j cap. सो एक्सेलरेशन हमारे पास है, वी नो डैट वेलोसिटी this is equal to a dt. Okay, so dv this is equal to a dt. इसको हम इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे. वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है. अ बॉडी बिगिंस टू मूव, सो एट टाइम t इक्वल टू 0 स्पीड इज वेलोसिटी इज 0, एंड एट टाइम t द वेलोसिटी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे. सो वी आर हैविंग दैट दिस इज इक्वल टू 3t dt I cap plus
3t square dt j cap from 0 to t from 0 to t. इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा दिस इज 3t square by 2, दिस इज 3t square by 2, और वहां से हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल टू प्लस t क्यूब. सो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम ये हमारे पास है दिस इज 3t square by 2 एंड दिस इज t क्यूब. अब यहां से हमें निकाला है वी हैव टू फाइंड f डॉट v. सो लेट अस फाइंड f डॉट v. f इज दिस, f इज गिवन टू अस एंड v अभी हमने निकाला, v इज गिवन टू बी दिस इज 3/2 t square I cap plus t cube j cap. So f dot v which is the power delivered ये हमारे पास होगा this is equal to 9 t cube plus 6 t5. So 9 t cube plus 6 t5 which is our option 4. Okay, this is the instantaneous power delivered. Let us now move on to the next question, which is question number 19. और लॉजिक गेट से प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा का यूज़ होगा. देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ से हमारे पास इनपुट A और ये अपने पास है और गेट. सो दिस इज A, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा है, सो दिस इज अवर इनपुट B बार, और ये हमारे पास आ गया दिस इज A प्लस B बार. यहाँ पे इनपुट है हमारे पास, दिस इनपुट इज B एंड दिस इनपुट इज A बार. सो ये हमारा बन गया दिस इज A बार प्लस B. अब ये दोनों इनपुट हमने फैड किए हैं. यहाँ पर है हमारे पास एक नॉर गेट. सो आउटपुट दिस इज इक्वल टू A प्लस B बार प्लस A बार प्लस B, और इसका नॉट. इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ को आप यूज करोगे, सो ये जो प्लस है वो डॉट बन जाएगा और बार जो है वो ब्रेक हो जाएगा. सो डेट वुड बी इक्वल टू A प्लस B बार, बार ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा प्लस बन जाएगा डॉट, एंड दिस वुड बी इक्वल टू A बार प्लस B बार ऑफ दिस. अब फिर से हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं, बार टूट जाएगा और ये प्लस जो है डॉट बन जाएगा. सो दिस वुड बी इक्वल टू दिस इज A बार डॉट B बार बार डॉट, यहाँ पर आएगा डेट A बार बार डॉट B बार. सो दिस इज इक्वल टू ये आया हमारे पास A बार डॉट B डॉट, यह आया हमारे पास A डॉट B बार. सो दिस इज A डॉट A बार डॉट B डॉट A डॉट B बार. अब यहाँ से आप देख सकते हो डेट A बार डॉट A, वी नो डेट A बार डॉट A ये हमारे पास होता है 0. A अगर 0 है तो A बार होगा 1, 1 एंड 0 वो हमको देगा 0. इसी तरीके से B डॉट B बार ये भी हमको देगा 0. सो दिस आउटपुट दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर आउटपुट हमेशा क्या होगा 0. तो करेक्ट आंसर वो होगा जहाँ पर आउटपुट हमेशा 0 है, एंड दिस इज अवर ऑप्शन 3. Okay, I hope this is understood. Let us now move on to the next question. Question number 20, और ये प्रॉब्लम आई है डायमेंशनल एनालिसिस से. देखते हैं क्या कहती है प्रॉब्लम. कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटीज A and B related to each other as E equal to B minus x square upon AT, where E, x and T have dimensions of energy, length and time respectively. तो हमें डायमेंशन बतानी है कि A into B की डायमेंशन यहाँ पर क्या होगी. तो यहां पर देखो वी आर गिवन डेट E दिस इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन A इंटू टी. एक्स की डायमेंशन यहां पर दी हुई है डेट एक्स इज बेसिकली लेंथ. एक्स अगर लेंथ है आप केवल लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो इट मीन्स डेट द डायमेंशन ऑफ B भी वही होगी जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है. डायमेंशन ऑफ B इज L स्क्वायर. ओके,
एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml² t - 2। न्यूमरेटर की डायमेंशन है हमारे पास L² एंड दिस इज डायमेंशन ऑफ A इंटू टी। सो यहाँ से हमारे पास L² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से हमें मिल जाएगा डेट द डायमेंशन ऑफ A दिस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ A इज दिस इज m इनवर्स एंड t। सो A की डायमेंशन हमारे पास आ गई m इनवर्स t, और हमसे पूछा है डेट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A इंटू बी। सो A इंटू बी की डायमेंशन हमारे पास हो गई दिस इज m इनवर्स t L2। So m inverse t L2, this is our second option. Okay, it is m inverse t and L square. So एक simple problem थी dimensional analysis से. Let us now move on to the next question. Next question current electricity से एक simple circuit यहाँ पर दिया हुआ है and they are asking what will be the power consumed by this entire circuit. So देखते हैं किस तरीके से हम इस problem को solve कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आप सही से एनालाइज करोगे, सो ये दोनों 2 ओम के रेजिस्टर इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड हैं और इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। सो दोनों के दोनों रेजिस्टर सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये दोनों रेजिस्टर भी सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा दिस इज 1 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट ये भी हमारे पास आएगा 1 ओम, और 1 ओम और 1 ओम के रेजिस्टर ये दोनों आपस में हो जाएंगे सीरीज में। सो यानी कि इसका इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा 2 ओम। तो इस सर्किट हमारे पास बचेगा, द सर्किट विल बी इक्वल टू, ये है हमारे पास 2 ओम, ये हमारे पास 2 ओम आया, और यहाँ पर हमें दे रखा है दिस रेजिस्टर इज 2 ओम एंड वी आर हैविंग द बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर दे रखा है दिस इज 2/3 ओम। ठीक है, अब ये 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर ये हमारे पास फिर से पैरेलल में, दोनों रेजिस्टर सेम है, इसका इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा 1 ओम, एंड ये वाला 1 ओम इसके साथ है फिर से पैरेलल के अंदर। सो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा दिस इज 2 × 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज 2/3 ओम। सो ये जो पूरा पार्ट है इसका इक्विवेलेंट हमारे पास आया 2/3, और एक रेजिस्टर और है सीरीज में हमारे पास 2/3। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का हमारे पास हो गया दिस इज 4/3 ओम। सो पावर डिलीवर्ड हमारे पास क्या होगा, पावर डिलीवर्ड इज V²/R। V हमको दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 2 वोल्ट, सो V² इज 4 एंड R इज दिस इज 4/3। सो पावर डिलीवर्ड इज 3 watt. So power delivered is 3 watt. Okay, let us now move on to the next problem. Question number 22. It says that light from a point source in air falls on a convex curved surface of radius 20 centimeter and refractive index 1.5. If the source is located at 100 centimeter from the convex surface, the image will be formed at what centimeter from the object? So light from a point source in air falls on the convex curved surface. So इस साइड पे हमारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1, और यहाँ से लाइट रे फॉल कर रही है कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस पर, और इस साइड पे हमारे पास एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 1.5। अब इन्होंने कहा है दैट द सोर्स इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, at a distance of 100 centimeter from the convex surface. So हमें image distance निकालना है कि image कहाँ पर बनेगी. So we know here that mu r by v minus mu I by u, this is equal to mu r minus mu I by r. Okay, and the radius of the curved surface is 20 centimeter. सो यहाँ पर हम जानते हैं कि म्यू आर क्या है, म्यू आर वो मीडियम है जिसके अंदर लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रही है। सो जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टेड रे है वो हमारे पास सेकंड मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.5/v माइनस दिस इज 1 अपॉन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे पास -100 पर, म्यू आर इज दिस इज 1.5 माइनस 1/r, और r यहाँ पर हमको दे रखा है r इज 20 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज 20 एंड इट इज
positive. So it is 1.5 by V plus 1 by 100. This is equal to, it is 1 by 40. So we are having that 1.5 by V, 1 by 40 minus 1 by 100. So this would be equal to, we can take the LCM, LCM is 200. So it is 5 minus 2. So this is equal to 3 by 200. So it is 3 by 200 और ये हमारे पास हो जाएगा that 1.5 V, this is equal to 3 by 200. So यहाँ से हमारे पास बचेगा, this is V is equal to, this is 100. Okay, this is V is equal to 100 centimeter. So यहाँ पे V है हमारे पास 100 and इन्होंने पूछा क्या है, we have to find the image will be formed at what centimeter from the object. So object से यहाँ पर distance हमारे पास हो जाएगा, this is 200 centimeter. Let us now move on to the next problem. Question number 23, and it says that the magnetic flux linked with a closed circuit of resistance 8 ohm varies with time as 5t square minus 36t plus 1. The induced current in the circuit at t equal to 2 second. ये हमको निकालना है. So flux हमें दे रखा है, flux as a function of time. This is 5t square minus 36t plus 1. और हम जानते हैं that E induced, this is equal to magnitude of d phi by dt. So that is equal to 10t minus 36. So E induced at time t equal to 2 second. So at t equal to 2 second, this is equal to 16 volts. So the EMF induced is 16 volt. So induced current हमारे पास क्या होगा? I, this would be equal to V induced by R. This is 16 by 8. Resistance दे रखा है 8. So this is equal to 2 ampere. So the current is 2 ampere. Simple problem. Let us now move on to the next question. Next question is 24. And it says that we are having two blocks of mass 2 kg and 4 kg connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in figure. The radius of wire is 4 into 10 to the power minus 5 meter and Young's modulus is given. Okay, so we have to find the longitudinal strain developed within the wire, and the longitudinal strain is given as 1 upon alpha into pi. We have to find the value of alpha. So सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हम longitudinal strain निकालेंगे कैसे. We know that modulus of elasticity और Young's modulus ये हमारे पास होता है stress upon strain. Stress यहाँ पर develop हो रहा है because of the tension. Okay, so it is T by area of cross section and strain is, this is डेल्टा एल बाई एल. तो यहाँ से हमारे पास हमें स्ट्रेन ही निकालना है. सो डेल्टा एल बाई एल, दिस इज इक्वल टू टी अपॉन ए इंटू वाई. सो स्ट्रेन हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं. अब मेन चीज़ है कि यहाँ पर टेंशन कितना डेवलप होगा. हम जानते हैं कि ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा. पुली प्रॉब्लम के अंदर ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम ड्राइव करते हैं कि टेंशन इस केस के अंदर जो डेवलप होती है, डेट इज इक्वल टू 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. So here mass m1 is 2 kg, so it is 2 into 2 into 4 upon 6 into the value of g. Let us take g value to be 10. Problem के अंदर दिया हुआ है. So this is 80 by 3 Newton. So tension developed in the wire is 80 by 3 Newton. और ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो डेल्टा एल बाई एल, दिस इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू 80 by 3 Newton and the radius of the wire is 4 into 10 to the power 5. So the area of cross section is pi into r square. So this is 16 into 10 to the power minus 10. And Young's modulus हमको दिया हुआ है. Young's modulus is, this is 2 into 10 to the power 11. So here this is 16 into 5 is 80. So
we are having this is 5/6 और यहाँ पर है हमारे पास, ये हमारे पास बच जाएगा, दिस इज 10 into pi. So 5 2s are 10 and it is 1/12 pi. So the value of alpha is 12. सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम थी, बस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यार टेंशन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और जो इस वायर के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो उसी टेंशन की वजह से हो रहा है. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Question number 25, it says a body of mass m is projected with a speed u making an angle of 45 degree with the ground. The angular momentum of the body about the point of projection at the highest point is expressed as this. We have to find the value of x here. So हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. सो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से मूव करेगा, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, सो इस मोमेंट पर इन्होंने पूछा है डेट व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. सो अगर ये हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है. स्पीड u से आपने प्रोजेक्ट किया, द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पीड ये हमारे पास होगा, दिस इज u cos 45 विच इज u/√2, और ये कॉम्पोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और इस लाइन ऑफ मोशन का जो सेपरेशन है फ्रॉम द ओरिजिन, जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन, ये हमारे पास होगा h मैक्स के बराबर. और हम जानते हैं डेट h मैक्स दिस इज इक्वल टू uy² / 2g. Okay, that is equal to uy² / 2g, और y component of velocity this is again u/√2. तो हमारे पास आएगा that the angular momentum L this would be equal to m into u/√2 mv, और लीवर आर्म यहाँ पर h max के बराबर है. So this is equal to mu/√2, और मैक्सिमम हाइट यहाँ पर निकल कर आएगी, दिस इज uy² विच इज u/√2² / 2g. ओके, सो ये हमारे पास आएगा डेट दिस इज इक्वल टू mu³ / 4g. दिस इज m into u³ एंड दिस इज इक्वल टू 4, और एक √2 यहाँ पर रह गया, सो दिस इज 4√2g. अब इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं, एक √2 हमें ऊपर भी बनाना है, सो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू √2 mu³ अपॉन 8g. सो √2 mu³ अपॉन 8g, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 8. ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 26. It says that we are having two circular coils P and Q of 100 turns each, and each of them is having radius of pi centimeter. The current in P and R are 1 ampere and 2 ampere respectively. P and Q are placed with their planes mutually perpendicular with their centers coincide. The resultant magnetic field induction at the center of the coil is √(x) millitesla. So we have to find the value of x. सिचुएशन यहाँ पर हमको दी हुई है डेट वी आर हैविंग टू कॉइल्स एंड दीज कॉइल्स आर प्लेस्ड लाइक दिस. इनके प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं इस तरीके से कि दोनों कॉइल्स का जो सेंटर है वो कॉमन है. यहाँ पर मान लेते हैं सपोज इफ करंट इन दिस कॉइल इज इन दिस सेंस, इफ द करंट इज इन दिस सेंस, सो द फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. और मान लेते हैं कि इन द सेकंड कॉइल द करंट विल बी इन दिस सेंस, सो द फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन. सो एक की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. ओके, सो P and Q both are having 100 turns each. The currents in P and Q are 1 ampere and 2 ampere. P and Q are placed, their planes mutually perpendicular
ओके ठीक है, सो मान लेते हैं कि इसके अंदर है हमारे पास करंट इज 1 एम्पियर और दूसरे के अंदर करंट हमको दे रखा है 2 एम्पियर। हम जानते हैं दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल दिस इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक बार करंट है हमारे पास 1 एम्पियर अपॉन 2r, और रेडियस हमारे पास है दोनों का, रेडियस इज सेम, दिस इज 2 पाई सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर के अंदर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाई 10⁻⁻², और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स से हमें मल्टीप्लाई करना होगा विच आर 100। ओके, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है, दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, सो इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 10⁴ अपॉन 2 पाई। सो ये हमारे पास निकल कर आया डेट इट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। अब सेकेंड कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेट इज इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट, करंट इज 2 एम्पियर एंड दिस इज 2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻²। सो यहाँ पर ये हमारे पास बस इसका डबल हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। सो ये वैल्यू आ गई दोनों कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो नेट फील्ड वुड बी इक्वल टू बी नेट, दिस इज इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सो b1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 into 10⁻⁻6 plus b2 square is this is 16 into 10⁻⁻6 under root of this, and it is equal to under root of 20 into 10⁻⁻3 Tesla. So this is root x millitesla, so it is root 20 millitesla, so the value of x is 20. Let us now move on to the next question. The next question is, it says that the distance between charges plus q and minus q is 2l, and between plus 2q and minus 2q is 4l. फिगर यहाँ पर हमें दे रखी है, so the electrostatic potential at point P at distance r from center O is given by this value minus alpha ql by r square into 10⁹ volts. So we have to find the value of alpha here. Let us see how we can solve this problem. हम जानते हैं कि एक डाइपोल की वजह से किसी भी रेडियल डिस्टेंस r एंगल थीटा पर जो फील्ड की वैल्यू होती है v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। रेडियल डिस्टेंस r पर एट एन एंगल थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। अब यहाँ पर दो डाइपोल है हमारे पास, एक डाइपोल ये है -q2 प्लस q, और एक डाइपोल है हमारे पास ये -2q2 प्लस q। सो जो बड़े वाला डाइपोल है इसके बीच में सेपरेशन हमको दे रखा है, दिस सेपरेशन इज 4l, और पॉजिटिव जो चार्ज है दिस इज 2q। सो जो बड़ा डाइपोल है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी दिस इज 8ql, और जो छोटा डाइपोल है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी दिस इज 2ql। सो दोनों डाइपोल्स अपोजिटली यहाँ पर प्लेस्ड हैं। सो जो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर बना, नेट डाइपोल मोमेंट वो होगा हमारे पास इधर से इधर, और इसका वैल्यू होगा हमारे पास 6ql। ठीक है, अब इसी पॉइंट P पर हमें वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल की। ये एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री, सो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। अब इस डाइपोल के साथ में जो एंगल बन रहा है रेडियल डिस्टेंस r पर पॉइंट P पर, वो है हमारे पास 120 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ k इज दिस इज 9 इंटू 10⁹, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। p की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है, डेट इज 6ql, एंड दिस इज कॉस ऑफ 120 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। So this will be equal to alpha QL into 10⁹। So ये हमारे पास आया, this is cos 120 is minus cos 60, cos 60 is half,
सो एक माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, सो दिस इज माइनस हाफ, यहाँ पर फिर हमारे पास रहेगा दिस इज माइनस 27 QL by R square into 10 to the power 9. सो इट इज इस फॉर्म के अंदर आ गया, दिस इज QL by R square into 10 to the power 9. सो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर, अल्फा इज 27. Let us now move on to the next problem. Next problem is it says that two identical spheres each of mass 2 kg and radius 50 centimeter are fixed at the ends of a light rod so that the separation between the center is 150 centimeter. Then moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its middle point is x by 20 kilogram meter square. We have to find the value of x. So दोनों स्फीयर्स हमको आइडेंटिकल यहाँ पर दे रखे हैं और दोनों का रेडियस हमको दे दिया, मास हमको दे दिया. ओके एक बार सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. वी आर हैविंग आइडेंटिकल स्फीयर्स, दोनों का मास है हमारे पास और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये इन्होंने हमको दे दिया, दिस इज 150 सेंटीमीटर. ठीक है. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड. सो एक एक्सिस जो इस रोड के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. देखिए एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक गिवन एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं, दिस इज 2/5 m into r square, where r is the radius of the given sphere. अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन ये हमको दे रखा है, दिस इज 75 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि इस गिवन एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे. दिस वुड बी इक्वल टू I प्लस m इंटू डी स्क्वायर. और इस तरह के हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका ट्वाइस. तो ये हमारे पास होगा डेट दिस इज इक्वल टू 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5, मास हमको दिया हुआ है, मास इज 2 kg and radius is 50 centimeter. 50 centimeter, so that would be half meter. So it is 2/5 mr square plus m into d square. Mass again is 2 kg. और ये सेपरेशन हमारे पास 75 सेंटीमीटर. 75 सेंटीमीटर इज 3/4 of a meter. So m into d square. So ये हमारे पास आया, दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, सो दिस इज 2 बाहर है एंड दिस इज 1/5 प्लस 2 इंटू 9/16. So it is 2 into 1/5 प्लस 9/8. और ये हमारे पास होगा, if we'll take the LCM, into 2. So ये हमारे पास बचा, this is 53/20. So the moment of inertia is 53/20. और इसी फॉर्म के अंदर हमको लाना था x/20. It means that value of x is 53. तो यहाँ पर सीधा सीधा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगनी थी और वहाँ से हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा. Let us see the next problem. So this problem is from the springs and it says that the time period of simple harmonic motion of mass m in the given figure is this, where the value of alpha is. So हमको टाइम पीरियड इस फॉर्म में लाना है और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. देखो यहाँ पर दिस प्रॉब्लम इज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. ये वाले दोनों स्प्रिंग ये पैरेलल में हैं, फिर इसके साथ सीरीज में है, और फिर ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है. हम जानते हैं कि जब भी दो स्प्रिंग हमारे पास पैरेलल में होते हैं, सो उसका इक्विवेलेंट हमारे पास होता है. अगर पैरेलल में है सो ये हो जाएगा हमारे पास 2k, ये 2k फिर इसके साथ सीरीज में है, तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज 2k इंटू k अपॉन 3k. सो ये निकल कर आया अपने पास 2k/3. सो ये पूरा कॉम्बिनेशन इसका इक्विवेलेंट है हमारे पास 2k/3 और ये पैरेलल में है इसके साथ. सो k इक्विवेलेंट यहाँ पर आएगा, दिस इज इक्वल टू 2k/3 प्लस k
and this is equal to 5k by 3. So equivalent spring constant है हमारे पास, this is 5k by 3. अब जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इस तरह के सिस्टम के लिए हमारे पास होता है, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k. जो एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम का एक स्प्रिंग होता है, ये मास होता, सो हमारे पास टाइम पीरियड इस इक्वेशन से आता है. सो यहाँ पर बस हम इसको ले लेंगे, दिस इज k इक्विवेलेंट. सो इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m and k equivalent is this is 5k by 3. So ये हमारे पास आया, this is 2 pi, इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे, so it is pi and that would be 12m by 5k. So यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12. Okay, I hope you have understood this. Let us now move on to the next problem, which is the last question, and it says that a nucleus has mass number A1 and volume V1. Another nucleus has mass number A2 and volume V2. The relation between the mass number is A2 is 4 times A1. We have to find V2 by V1. So ये शायद इस पेपर की सबसे सिंपल प्रॉब्लम है. यहाँ पे हम जानते हैं that volume is proportional to the mass number A. ठीक है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर. वॉल्यूम को हम लिखते थे 4/3 पाई आर क्यूब, और तब हमारे पास आता था डेट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3. सो दीज आर वन एंड द सेम थिंग. यहाँ से हम जानते हैं डेट v1/v2 दिस इज इक्वल टू a1/a2, और हमको दे रखा है डेट a2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a1. a2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a1. सो v1/v2 this is equal to 1/4. So v2/v1 is 4. So the correct answer is 4. Okay, so guys, this is all for now. We will meet again in the next session with the discussion of 1st February second shift paper. Thank you.